स्वागत है सभी का। आज चर्चा का विषय है हिंदी भाषा का इतिहास और उसका विकास, यानी कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो आज एक ही क्लास में पूरी तरह से इसको कवर करने की कोशिश की गई है। तो आप यकीन मानिए कि ये क्लास देखने के बाद आपको कहीं भी और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद ये खुद अनुभव होगा, क्योंकि मैंने इसे हर एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जिसमें हिंदी है, इससे प्रश्न आते हैं, सभी एग्ज़ाम के को ध्यान में रखते हुए मैंने इससे बनाया है वीडियो को। और कुछ स्लाइड पे जो आपको दिखाई देगी वो तो महत्वपूर्ण होंगी ही, पर जो मैं अपने मुख से जो बोलूँगी, जो मैं बोल रही हूँ, तो उस चीज़ों को आप ज़्यादा नोट बनाइएगा कि मैं उस स्लाइड से कई ज़्यादा अच्छे से आपको समझाऊंगी और कई ज़्यादा अधिक अधिक चीज़ों को उसमें समाहित करूंगी। तो इसलिए आप उसका भी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि उस बीच में केवल मैं एक धार प्रवाह की तरह बोल रही हूँ और केवल इम्पोर्टेंट बातों को ही बोलूँगी, बीच में कोई इंटरप्शन वगैरह नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और आरंभ करते हैं। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो पहले हम समझते हैं कि भाषा क्या होता है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है तथा दूसरों के भाव विचारों को समझता है। चूँकि भाषा का अपना ही एक प्राचीन इतिहास रहा है, समय के साथ साथ भाषा का रूप परिवर्तित होने से कालांतर में अनेक भाषाओं, उपभाषा और बोलियों का विकास होता गया है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। सामान्यतः अपभ्रंश की अंतिम अवस्था यानी अवहट से ही हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है हिंद का, यानी हिंद भारतीय को कहा जाता था। इस सबकी डिटेल में चर्चा होगी कि हिंद नाम कैसे पड़ा। तो सभी की हिंदी भाषा ने भी अपना वर्तमान स्वरूप करने में काफ़ी लंबा अपना समय दिया है, मतलब काफ़ी लंबी समय यात्रा रही है इसकी, तो इसकी भी चर्चा होगी। तो हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है, अर्थात हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत से पाली भाषा का विकसित हुई, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 13 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। कहीं कहीं आपको 12 भी दिया जाएगा, तो 12 या 13, मुख्य रूप से अब 13 ही कहे जाते हैं। पहले जो 12 दिए जाते थे उसमें कहीं कि जापान और कोरिया को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब कहीं 13 देते हैं, इनको भी शामिल किया गया है, तो आप इसे मानकर चल सकते हैं। अब भारत में 4 भाषा मिलते हैं। कौन कौन से? भारोपीय, द्रविड़, अस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। चूँकि इन 12 भाषा जो 12-13 भाषा परिवार हैं, उनसे भी कभी कभी प्रश्न आते हैं, तो उन सभी को भी आप नोट कर लीजिए। या जैसे कि सबसे जो ज़्यादा बोले जाने वाली है भारोपीय भाषा परिवार, जिसमें भारत और यूरोप आते हैं। दूसरा द्रविड़, फिर चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूराल, अल्टाइक, बाटू, रेड इंडियन, काकेशस, सूडानी, जापानी, कोरियाई तथा बुशमैन। तो कहीं कहीं आपको हेमेटिक के जगह पे कुछ जैसे कि टेमेटिक भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा, तो उससे आप कन्फ्यूज मत होइएगा। आपका ज़्यादा फोकस भारोपीय पर होना चाहिए, क्योंकि वो उसी से भारतीय आर्य भाषा का देती हुआ है। तो अब भारोपीय को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो भारोपीय परिवार की भाषाएं भारत, यूरोप तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है। यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है, क्योंकि भारत में भारोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक, यानी कि लगभग 73% है। सबसे छोटा भाषा परिवार चीनी तिब्बती लगभग 0.7% है। हिंदी भारोपीय परिवार को भारतीय ईरानी, इंडो ईरानी शाखा की उपशाखा, यानी इंडो आर्यन भारतीय आर्य भाषा है, इनको कहा जाता है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। देखिए, जहाँ भी ऐसा कोई है जो एग्जाम में एकदम प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं, वहाँ मैं BBA लगाती हूँ, इसलिए मैं जो बोल रही हूँ उसको भी आप नोट बनाइए। तो ये कई बार पूछा गया है, हिंदी किस तरह की भाषा है, संयुगात्मक या वियोगात्मक। तो संस्कृत संयुगात्मक है, तो संस्कृत से हिंदी तक का सफर वियोगात्मक होगा।
अब बात होती है कि 2011 की जनगणना में भारतीय भाषाओं के आंकड़ों के अनुसार 43.63% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। तो भारतीय आर्य भाषाओं को थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक। तो इन सबों को बहुत डिटेल में चर्चा होगी ताकि आपको कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन ना रह सके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि किन किन समय में, ये जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें होगा कि किन समय में कितने वर्ण थे और किन्होंने रचना की है, सबों का ध्यान देना होगा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है, इसे 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया गया है, संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। तो थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ये सब क्या होते हैं। तो संहिता के अंतर्गत 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद जिसे शुक्ल और कृष्ण में बांटा गया है, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों का संबंध श्लोक है। यजुर्वेद कृष्ण एवं शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्य में व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, किंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित है। सामवेद सोम यज्ञ यानी कि में लिखा है कि सोम यागो यानी कि यज्ञ में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पद के रूप में सजाया गया है। अथर्ववेद इसमें जन साधारण में परिचित मंत्र तंत्र टोटका दिया गया है। ये पूछा जाता है कि टोटका वगैरह किस में दिया गया है, तो इसमें अथर्ववेद में। अब बात करते हैं कि ब्राह्मण क्या होता है। तो ब्राह्मण प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं, जैसे ऋग्वेद के त्रय ब्राह्मण, शुक्ल के शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण के तत्रेय ब्राह्मण, सामवेद तांडव तथा पंचवेद, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो शतपथ ब्राह्मण से ही आगे बहुत कुछ चलता है। फिर उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग को कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु इसमें 12 मुख्य हैं, ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक और ऐत्रेय। देखिए वैसे तो बहुत सारे हैं, इसमें आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि इसमें विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। इसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन है। तो इसमें से जाकर लौकिक में कम होते हैं, इसलिए इससे प्रश्न कई बार आ चुके हैं। तो इसमें कौन कौन से थे मैं यहाँ पर स्लाइड में दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। और आगे कौन कौन से लुप्त होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग, जिसे हिंदी में नहीं लिया गया है, तथा 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं लौकिक संस्कृत, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई है। लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण रह गए। इसमें से कौन कौन से लुप्त हुए हैं ये देखिए, यहाँ पर स्लाइड में दिया हुआ है। ठ जो कि इस प्रकार से लिखा जाता था, फिर ठ यानी जीहा मूल और उपधमानीय के लुप्त हो जाने के कारण लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई। तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कितनी ध्वनियाँ इसमें शेष रह गई थी, तो 48 कौन कौन सी हटी ये भी, अब पिछले में कितनी थी ये भी पूछा जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से आपके लिए, क्योंकि ये पाली आता है और पाली देश की पहली भाषा थी जो कि देश में स्वीकार की गई थी। भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा का विकास के मध्य में काल में प्रवेश कर चुकी थी, यानी क्षमा कीजिएगा, भारतीय जो भाषाएं थी सबसे पहले जो देश भर में स्वीकार की गई थी वो पाली ही थी। और पाली को प्रथम प्राकृत के नाम से जाना जाता है, अद्वितीय प्राकृत प्रकृत को। तो आप कभी भी अगर ऐसा कन्फ्यूजन है तो प्रकृत को ही प्रथम प्राकृत मत कीजिएगा, वो पाली थी प्रथम प्राकृत।
इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक की रचना हुई। सूत पिटक साधारणतः बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। अभिधम पिटक में चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। पाली में लिखे कुछ प्रमुख ग्रंथ जो बहुत पूछे जाते हैं, तो कुछ व्याकरण जो इसमें लिखे गए थे, एक श्रीलंका के मुगलन व्याकरण तथा कच्चान जिनका नाम था वो कच्चान व्याकरण की रचना की थी। पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल आदि स्थानों पर प्रचलित थी। मुख्य रूप से पाली को मध्य प्रदेश की बोली माना जाता था। पाली में वर्णों की जितनी संख्या मैं इसे स्लाइड में दे रही हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। तो कुछ और जो महत्वपूर्ण है कि मतलब कि जो जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, तो ये दोनों व्याकरण का नाम आपको याद रखना है, इससे प्रश्न आते हैं। और प्राकृत की बात करते हैं तो प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। ये दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, प्रथम देशीय भाषा और प्रचलित भाषा, दोनों में अंतर रखिएगा कि प्रथम देशीय पाली थी क्योंकि बौद्ध भगवान ने उनका अपना भाषा के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए वो प्रचलित हुई थी नहीं, मतलब कि देश भर में चली थी। और अगर सर्वाधिक प्रचलित पूछा जाए तो प्राकृत को सर्वाधिक प्रचलित कहा जाता है। हेमचंद, मार्कंडेय आदि विद्वानों ने प्रकृति की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। वरुचि ने सर्वप्रथम प्रकृत प्रकाश के नाम से प्रकृत व्याकरण लिखा था। हेमचंद ने प्रकृत व्याकरण की रचना की। हेमचंद को प्रकृति के पाणिनि के संज्ञा दी जाती है। वरुचि ने प्रकृत भाषा के 4 भेद माने हैं, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और सौरसेनी। परंतु हेमचंद ने अपने प्राकृत व्याकरण में प्रकृति के 3 भेदों में स्वीकृति किया है। अर्धमागधी, जिसे आर्षी भी कहते थे, अर्धमागधी ज़्यादातर जैन लोग की भाषा थी, वो लोग इसे आर्षी भी कहते थे। और डिटेल में इसकी चर्चा होगी आगे। चालुक्य, पैशाची और अपभ्रंश। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रकृति को 7 भागों में बटाया है। सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, बहालकी, अवंतिजा तथा प्राच्य और दक्षिणात्य। यानी साहित्य की महत्ता से दृष्टि से जो सौरसेनी, पैशाची और महाराष्ट्र जो कि और अर्धमागधी आगे चलेंगी और उसी से भाषा का विकास होगा, ये इतने महत्वपूर्ण है। और अगर बात करें थोड़ा डिटेल में इसकी चर्चा करें कि कैसे इस भाषा का विकास हुआ सौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्र, मागधी, अर्धमागधी से, तो वो देखते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो सौरसेनी प्राकृत मुख्यतः मथुरा के आसपास की बोली थी। यह मध्य देश की प्रमुख बोली थी। आचार्य भरत मुनि के अनुसार सौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। बाद में इसे पंजाबी तथा अन्य हिंदी भाषा समूहों की उत्पत्ति हुई। दिगंबर जैनाचार्यों ने अपने महाकाव्य सौरसेनी में ही लिखे। आधुनिक विद्वानों के अनुसार सौरसेनी प्रकृति से ही आगे चलकर महाराष्ट्र प्रकृति का विकास हुआ। जैन साहित्य के अतिरिक्त कर्पूर मंजरी, राजशेखर के चंद्रलेखा रुद्रदास के आनंद सुंदरी, घनश्याम आदि रचनाओं में सौरसेनी प्रकृति का प्रयोग हुआ है। तो ये पूछा जाता है कि ये भाषा और भाषा के उदाहरण में किसका प्रयोग हुआ है। तो इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो राजशेखर का कर्पूर मंजरी है। अगले अर्धमागधी को देखते हैं। तो अर्धमागधी मुख्यतः प्राचीन काल में मगध के साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा थी। जज क्रिएशन के अनुसार अर्धमागधी मध्य देश, सूरसेनी, मथुरा तथा मगध के मध्यवर्ती देश कौशल या अयोध्या की भाषा थी। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने धर्म उपदेश अर्धमागधी में ही दिए हैं। इसी कारण इनके उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। आचार्य हेमचंद ने अर्धमागधी को आर्ष प्रकृति कहा है। जैनाचार्यों ने अर्धमागधी को विभिन्न नामों से पुकारा है, जैसे आदिभाषा, आर्ष, आरसी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आर्ष और आरसी अर्धमागधी को किसने कहा है? जैनाचार्यों ने कहा है। अब बात करते हैं मागधी की। तो मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार मगध में प्रचलित थी। पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति सौरसेनी प्रकृति से बताई है। अशोक घोष के नाटकों में मागधी प्रकृति के प्राचीनतम रूप परिलक्षित होते हैं। प्रकृति व्याकरण के अनुसार मागधी प्रकृति की विशेषताएं थी। र के स्थान पर ल,
का, स के स्थान पर तालबी स। उच्चारण तथा अकारांत शब्दों के कर्ता कारक एक वचन की विभक्ति एक का प्रयोग, जैसे जन का जने हो जाना। तो ये बातें आपको ध्यान देनी होती है कि भाषा का परिवर्तन कैसे होता है, कौन से शब्द हटते हैं, कौन से अक्षर जो वर्ण होते अक्षर होते हैं वो हटकर दूसरे का स्थान लेते हैं, और कहाँ आपको महाप्राण से हटकर अल्प प्राण आते हैं और कहाँ अल्प प्राण से हटकर, उससे आपको भाषा को समझने में आसानी होगी। जैसे आपने पिछले में देखा था कि वैदिक से लौकिक में ठ जो भाषा था वहाँ पर ज़्यादा जोर पड़ता है, तो उस चीज़ को हटाकर उसको और आसानी में लिया गया। इस तरह भाषा का विकास होता है, आपको समझना होता है। पैसाची ये उत्तर पश्चिमी कश्मीर के आसपास की भाषा थी। हरनाल ने इसे द्रविड़ द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा पुरुषोत्तम देव ने संस्कृत और सौश्रेणी का विकृत रूप माना है। महाराष्ट्र साहित्य प्रकृति में महाराष्ट्र प्रकृति सर्वाधिक विकसित रही है। कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटकों के गीत इसी भाषा में लिखे हैं। तो अब ये हो गया। अब यहाँ से अपभ्रंश की बात होगी। अब अपभ्रंश से आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में नोट करना है। वैसे तो आपने इससे बहुत इससे रिलेटेड वीडियो देखे होंगे पर बहुत शॉर्ट में, तो मैं चाहती हूँ आप ऐसा तैयारी करें कि संक्षिप्त में सबको तैयारी कर लेते हैं, पर आप इतनी डिटेल में तैयारी करें कि आप इससे नोट्स बनाएं कि आप इसे कई बार देखें, आपको दिमाग में ये पूरी तरह बैठ जाना चाहिए। कहीं से भी कोई भी पूछे तो इसलिए मैं इतने डिटेल में करा रही हूँ ताकि आप कभी भी भूल ना जाए। जब कॉन्सेप्ट वाइज आप इसको समझ लेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो अब अपभ्रंश से भी आप बहुत ही अच्छे से इम्पोर्टेंट मतलब कि लगाकर VVI में नोट कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। हिंदी साहित्य का शुरुआत जो है इसी की अंतिम अवस्था यानी उत्तरावस्था वर्ष होता है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आचार्य हेमचंद व वाग्भट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा तथा दंडी ने अभिराधि की भाषा। ये VVI में लिखिएगा कि किसने क्या कहा है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, सब जो भी मैं बोल रही हूँ VVI वाली बातें बोल रही हूँ, आप PYQ चेक कर सकते हैं, सभी ये पूछे गए हैं एक एक प्रश्न। तो अपभ्रंश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से हिंदी का विकास होता है। इस ग्रंथ में उन्होंने उदाहरण देकर अपभ्रंश संबंधी विचार स्पष्ट किए हैं, यानी कि महाभाष्य में पतंजलि ने। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपने पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम व विकास में अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी स्वीकारा है। डॉक्टर नामोद सिंह ने अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का काल 700 ईस्वी स्वीकारा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का जन्म 500 ईसा के आसपास मानते हैं। अब दोहा अर्थात दोहा भी मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही छंद है। तो अब थोड़ा देखते हैं कि अपभ्रंश में जो भाषाएं बोली जाती थी उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कैसे कैसे किस चीज़ का विकास हुआ है। अब अपभ्रंश से आगे भाषाओं का विकास थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद अपभ्रंश को और आगे डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी, ब्राजर अपभ्रंश से सिंधी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया है। तो इस स्लाइड में आप देख लीजिए और उसके बाद अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहलाता है। अब ये जो अपभ्रंश की शुरुआत 8वीं शताब्दी के कवि स्वयंभू के समय से मानी जाती है। इन्हें पौमचर्यु अर्थात राम काव्य की रचना के कारण अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अब ये जो महत्वपूर्ण है कि अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य, तो ये धनपाल द्वारा रचित भविष्य में का जो उन्होंने रचना की थी कि भविष्यत का वो है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि अपभ्रंश यानी अपभ्रंश के अंतिम अवस्था से जो हिंदी की शुरुआत होती है, इसे किसने मतलब किन किन नामों से पुकारा है, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्रकृत भाष तथा चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी, विद्यापति ने देसी बयाना अर्थात देसी भाषा कहा है। इस भाषा के प्रमुख रचनाकार जैसे कि आपने देखा विद्यापति, इनकी कृति लता या ओहट की बात चल रही है, रोड़ा कवि, राहुल वेल, दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, अब्दुल रहमान, संदेश राजा, इन्होंने बयानी की। और अब थोड़ा आगे चर्चा करते हैं और डिटेल में कि अपभ्रंश काल में जो महत्वपूर्ण रचना है इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो प्रकृत व्याकरण जैनाचार्य हेमचंद्र का,
प्रबंध चिंतामणि, मेरुतंग का, प्रकृति पैंगलम, लक्ष्मीधर का, राहुल वेल रोरा का। और आगे आप साइड में पढ़ लीजिएगा। और अब आगे जो चर्चा करेंगे थोड़ा अपभ्रंश की विशेषताओं को देखेंगे। इससे प्रश्न आते हैं। तो अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। सामान्यतः अपभ्रंश ट वर्ग प्रधान रहा है। इसमें न अण जो होती है अंत में ट ठ ड ढ ण उसकी बहुलता है। अपभ्रंश में दो वचन तथा दो लिंग हैं। नपुंसक लिंग का उदाहरण नागर अपभ्रंश से मिलता है। आदिकाल का द्वितीय प्रकरण अपभ्रंश काल है। तो अपभ्रंश और आहट जो होता है उसका संबंध थोड़ा सा समझिए। तो अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में 12वीं शताब्दी तक होता रहा है, परंतु 1000 ईस्वी तक आते आते यह बोली हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अपभ्रंश के ही प्रवर्ती रूपों को विद्वानों ने अवहट का नाम दिया है। 13वीं 14वीं ईस्वी के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को अपभ्रंश अवहट कहा है तथा हेमचंद ने उन्हें देसी नाममाला में शामिल करना उचित समझा है। अपभ्रंश की ध्वनियाँ भी हिंदी में प्रचलित है। कुछ नई ध्वनियों का भी हिंदी में विकास हुआ है। हिंदी शब्दों की इसी अधिकता को लक्षित कर महापंडित राहुल संस्कृतकार और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस भाषा को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1000 ईस्वी के लगभग अधिकांशतः साहित्य में हिंदी का प्रयोग होने लगा था। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एवं बहुत से अन्य भाषाविदों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति मानी है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार सौर-शनि अपभ्रंश अर्थात अवहट मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, असमी, उड़िया भाषाओं का विकास हुआ है। तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी ये लोग मतलब कि हिंदी भाषा के विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। तो इसलिए इन लोगों की बातों को आप जरूर नोट कीजिएगा। और चूँकि आप आधुनिक भारतीय आर्य भाषा यहाँ यानी कि यहाँ से हिंदी की शुरुआत होगी, तो उससे पहले हिंदी की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जैसा कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है। कहीं भी आपको हिंदी नहीं मिलेगा। वस्तुतः हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है। संस्कृत की ध्वनि फारसी में ह बोली में बदल जाती है। जैसे हम लोग का सप्ताह ईरानियों में हफ्ता कहलाता है। असुर अहुर। सिंधु हिंदू। भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के पास प्रसिद्ध सिंधु का नदी बहती है। ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। हिंदू से हिंद शब्द बना। कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाने लगा और हिंद की भाषा हिंदी कहलाई। अतः हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई है। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारतीय की संस्कृति यानी कि भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए ज़बानी हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। तो हिंदी शब्द का विकास है सिंधु, सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंद और हिंद में ई लगाकर हिंदी से हुआ है। तो ये क्रम महत्वपूर्ण है। भारत में साहित्यिक भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से भिन्न जन सामान्य की भाषा के लिए भाषा या भाखा शब्द का प्रयोग होता था। जैसे संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, ये कबीर की पंक्ति है। तो भाखा शब्द अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ लिया होगा पहले से तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा भाखा को। तो कुछ भाखा के उदाहरण जैसे कि आप समझ पाए कि पहले भाषा को भाखा कहा जाता था। जैसे कि लिखी भाखा चौपाई कहे, ये जैसे कि है। भाका भनी ते मोरी मती थोरी, तुलसी की। भाका बोल न जा नहीं जिनके कुल के दास, ये केशव की है। ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने सबसे पहले भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिद बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की थी। इसमें उन्होंने 30 बार हिंदवी शब्द और हिंदी यानी कि 5 बार हिंदी शब्द प्रयोग किया था। 30 बार हिंदवी और 5 बार हिंदी का प्रयोग किया था। लेकिन भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग ये बहुत महत्वपूर्ण है। कब हुआ था? तो भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरीफुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। ये 1424 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, आया था जफरनामा। तो अब तक आप लोगों को हिंदी भाषा का उद्भव तो समझ आ ही गया होगा और विकास का कुछ सफ़र
तय हो चुका है। तो आगे इसके आगे के विकास का सफ़र को देखें उससे पहले थोड़ा सा उसके भौगोलिक विस्तार को देखते हैं। तो हिंदी का भौगोलिक विस्तार बहुत दूर तक है। हिंदी भारत देश के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी बोली जाती है। तो सीमावर्ती देशों के अतिरिक्त यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मध्य एशिया तथा अन्य स्थानों पर भी हिंदी का प्रभुत्व है। प्रमुख रूप से हिंदी प्रदेशों में बोली जाने वाली हिंदी का स्वरूप इस प्रकार है, जैसे पूर्व में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, पश्चिम में खड़ी बोली, हरियाणी या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजस्थानी, कन्नौजी, उत्तर में कुमाऊनी, गढ़वाली तथा दक्षिण में दक्खनी। इससे आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आए। इसी तरह हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के साथ साथ विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी ऐतिहासिक दृष्टि से युग युग की मध्य देशीय भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, ब्रज आदि की उत्तराधिकारिणी है। वस्तुतः हिंदी संपूर्ण देश में व्याप्त है। व्यवहार में यह राष्ट्रभाषा है, परंतु राजनीतिक कुछ कारणों की वजह से इसे राज्यों में इसे मान्यता नहीं दी गई है। हर राज्य की अपनी परिस्थितियाँ होती है, तो राजनीतिक कारणों से हर राज्य में इसे स्वीकृति ना मिलने की वजह से ये राष्ट्रभाषा ना होकर अभी राज्य भाषा के अधिकारी से मिला है। तो अब इस विकास क्रम को स्लाइड के द्वारा समझिए। तो पिछले स्लाइड पे पहले जाते हैं कि अपभ्रंश से कैसे इसका विकास हुआ, उसको देखिए, फिर आगे आपको और तो हमारे लिए कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण है। सौर श्रेणी, जिससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी का विकास हुआ, तो इसको हम लेकर चलेंगे। फिर मागधी है, जिससे बांग्ला हुआ था, पर वो महत्वपूर्ण है। मागधी से बिहारी है और मागधी से पूर्वी। आप इसे काउंट करके चलिएगा तो आप बहुत अच्छे से, पहले में दिक्कत होगा पर आप काउंट कर लीजिएगा कि कितना हुआ है। तो सौर श्रेणी से आपके 3 हुआ है, राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी, तो 3 हुआ। मागधी से बिहारी 4, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी 5। बस यही 5 से आपको आगे बढ़ना है। तो अब आगे की स्लाइड से देखिए कि पश्चिमी हिंदी से जो हुआ किस किस बोली का विकास हुआ। तो पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। और इसे काउंट कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब पूछी जाती है आपसे सभी बोलियों के बारे में तो आप भूल जाते हैं। तो आपको ये याद रहेगा कि पश्चिमी हिंदी में 5 है, पूर्वी में 3 है, बिहारी में 3 है, पहाड़ी में 3 है और राजस्थानी में 4 है। तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी मारवाड़ी और जयपुरी, जिसे ढूंढारती भी कहते हैं, मेवाती, मालवी। बिहारी हिंदी यानी भोजपुरी, मैथिली, मगही। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये समझिए कि बोलियाँ, भाषाएं, उपभाषाएं और विभाषा क्या होता है। तो एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली में साहित्य रचना नहीं होती, पर कुछ ऐसे अपवाद रहे हैं जैसे कि ब्रज भाषा में और अवधी में रची गई है। यदि किसी बोली में साहित्य रचना को होने लगा और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो बोली न रहकर उपभाषा कहलाने लगती है। जब किसी उपभाषा को साहित्यकार अपने साहित्य के द्वारा एक निश्चित व सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका क्षेत्र और विस्तृत हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। तो अगर विभाषा की बात करें तो विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक फैला होता है। यह एक क्षेत्र या प्रांत में प्रचलित होती है। हिंदी की महत्वपूर्ण विभाषाएं ब्रजभाषा, अवधी, बघेली, खड़ी बोली, भोजपुरी आदि है। ये वे बोली हैं जैसे कि ब्रजभाषा, अवधी, ये इसके क्षेत्र तो कम है लेकिन इसमें साहित्यिक रचना काफ़ी अधिक हुई है। ये सब अपवाद इसलिए इसे उसका साहित्य रचना के कारण थोड़ा सा इसका विस्तार हो गया है, इसलिए इसे विभाषा में लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। चूँकि पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी की 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 हो गई हैं। अब सभी की डिटेल में चर्चा होगी क्योंकि सबसे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो
जो है इसकी शुरुआत एक बार फिर से सुनिए, स्वर से नहीं अपभ्रंश हुई है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी यानी सर हिंद बोलचाल की हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, बोली आदि नामों से जाना जाता है। सर हिंदी, कौरवी, हिंदुस्तानी बहुत सारी भाषाओं का नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा सही नाम कौरवी, जैसे कि मैंने बतलाया, यह वही प्रदेश है जिसे पहले कुरु जनपद कहते थे। कौरवी या खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, देहरादून जैसे भाषा जगहों पर बोली जाती है। इन सब के लिए मैं एक स्लाइड उपलब्ध करवा दूंगी ताकि आप इसे अच्छे से नोट कर पाएँ। खड़ी बोली का उद्भव सौर सेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली का मूल नाम जो कि कौरवी है, इस साहित्यिक भाषा में बदल जाने के कारण खड़ी बोली हो गई है। मतलब कि खड़ी बोली क्यों करें, क्योंकि इसका साहित्य में प्रयोग होने लगा। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल जी ने अपने प्रेम सागर रचना में की है। और इसका प्रयोग अगर बात करें तो 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम खुसरो ने की है। खुसरो ने प्रयोग की है इस भाषा की, पर इसका नाम खड़ी बोली नहीं कहा है, वो लल्लू लाल जी ने कहा है अपने प्रेम सागर में। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। खड़ी बोली को आकार बहुला कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खड़ी बोली आकार बहुला है। खड़ी बोली के विकास के साथ साथ हिंदी साहित्य के गद्य का भी जन्म हुआ। सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदाशुकलाल आदि ने अपने गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। अतः गद्य साहित्य में विविध रूपों में हिंदी खड़ी बोली ने उल्लेखनीय विकास किया। जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा जैसे कवियों ने खड़ी बोली का ही प्रयोग किया। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी खड़ी बोली की प्रसिद्ध महाकाव्य है। खड़ी बोली में अगर तुकांत पद में निराला जी का प्रमुख स्थान है, इसमें उन्हीं ने ही शुरुआत की थी तुकांत की। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरिओं द्वारा रचित प्रिय प्रवास है। इसको भी हमें नोट कीजिएगा कि खड़ी बोली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्योंकि यही हमारी हिंदी की मानक भाषा के रूप में स्वीकार की गई है। तो खड़ी बोली का आकार बहुला है। इसमें अधिकांशतः आकारांत शब्द का प्रयोग होता है, जैसे कि माता, पिता, हथौड़ा, यानी कि इस सब में आप पे खत्म होता है तो अत्यधिक रूप से इसमें आकारांत शब्दों का प्रयोग होता है। खड़ी बोली में बहुधा द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्ता, बेटा, गड्ढे, ये सब। खड़ी बोली में मूर्धन्य ल का प्रयोग मिलता है, जिसका मानक हिंदी में अभाव है, जैसे बाल, जंगल आदि। खड़ी बोली में मानक हिंदी के न और भ के स्थान पर क्रमशः और न टठा डरा के जो अंत में आता है और ब का प्रयोग होता है, जैसे खाना, जाना, आना, ये सब जो होता है। अभी के लिए अभी, कभी के लिए कभी, ऐसे होता है। आगे बात करते हैं हरियाणवी की। तो हरियाणवी को हरियाणी तथा बंगारू भी कहा जाता है। जॉर्ज ग्रेसन ने हरियाणी को बंगारू नाम दिया है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणी प्रांत पानीपत, सोनीपत, जिंद जैसी जगहों पर बोली जाती है तथा दिल्ली के देहात क्षेत्र में हरियाणी बोली जाती है। हरियाणी प्रांत में अहीर तथा जाटों की बहुलता है, इस कारण हरियाणवी को जाटू भाषा भी कहा जाता है। हरियाणवी में साहित्य का अभाव है, तो हरियाणवी को और किस किस नामों से बुलाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, बांगरू और जाटू। आगे बात करते हैं ब्रज भाषा की। तो ब्रज भाषा का विकास सौर सेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। इसका मुख्य केंद्र मथुरा है, अनिश्चित आगरा, अलीगढ़, धौलपुर जैसे हैं। ब्रज भाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों दृष्टियों से बहुत संपन्न है। यह कृष्ण भक्ति काव्य की एकमात्र भाषा है। ब्रज भाषा की उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। भक्ति काल तथा रीतिकाल दोनों में मुख्यतः ब्रज भाषा ही हुई रही है। तो ब्रज भाषा का जो स्वर्ण काल होता है वो रीतिकाल होता है, क्योंकि उसमें चरम पे रहता है। और ब्रज भाषा का आरंभिक उल्लेख ऋग्वेद में है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत पुराण व हरिवंश पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। ब्रज भाषा का शाब्दिक अर्थ गोस्थली, जहाँ गायें रहती हैं, होता है। इसे बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। ब्रज भाषा का साहित्य अत्यंत विशाल है। इनके अगर कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों के नाम बताइए जो जिन्होंने इस भाषा में रचना की है, तो सूरदास, नंददास, रसखान, केशव, भारतेंदु, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि हैं। साहित्य महत्व के कारण ही इसे ब्रज बोली नहीं ब्रज भाषा कहा जाता है तो ये बोली में आती है, लेकिन इसे ब्रज भाषा कहा जाता है।
सूरदास ने तो की ही है, उनका तो भाषा ही थी है, लेकिन तुलसीदास जो कि अवधी के प्रतिनिधि कहलाते हैं, अवधी भाषा के, उन्होंने भी कुछ रचनाएं इसमें की हैं, जैसे कवितावली, विनय पत्रिका, ये सब रचनाएं की हैं। ब्रज भाषा देश के बाहर तजुबिकिस्तान में भी बोली जाती है, जिसे तजुबिकी भाषा कहा जाता है। एक जो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं वो ध्यान रखिएगा कि ब्रज भाषा तथा ब्रज बोली दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रज बोली का प्रयोग मिथिला, बंगला, असम तथा उड़िया के कृष्ण भक्तों द्वारा की जाती है, मुख्य रूप से बंगाल के ब्रज बोली। तो ब्रज बोली को पुरानी बंगला के नाम से भी जाना जाता है, और ब्रज भाषा अलग है, उसका मुख्य केंद्र मथुरा है। आगे बात करते हैं बुंदेली की। तो बुंदेली राजपूतों का प्रदेश होने के कारण जिस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा उसी बोली को बुंदेली कहते हैं। यह बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जौनपुर, हमीरपुर में बोली जाती है, जैसे जगहों पे बोली जाती है। बुंदेली का विकास सौर अपभ्रंश से हुआ है। इसके बारे में कुछ खास नहीं है, इसके बाद कुछ रचनाकार जिन्होंने इस भाषा में रचना की है तो वह है केशवदास, पद्माकर, भूषण, लाल कवि, गंगाधर व्यास, जगनीक आदि। आगे बात करते हैं कन्नौजी की। तो कन्नौजी का भी विकास सौरसनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर ये सब है। इसके जो भाषा का जो आकार है वो उकार बहुला है। चिंतामणि, नीलकंठ, मतिराम ने इन्हीं में रचना की है कन्नौजी में। इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण है वो है कि कन्नौजी का विकास सौर श्रेणी प्रकृति की पंचाली प्रकृति से हुआ है। इस कारण आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने इसे पंचाली भी कहा है। कन्नौजी उकारांत प्रधान बोली है। कन्नौजी में संयुक्त स्वर की प्रधानता रही है। आगे पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी प्रकृति से हुआ है। पूर्वी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अवध की बोली है। अवध प्रांत के अंतर्गत लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ जैसी जगहों पे बोली जाती है, किंतु इसका जो प्रमुख मुख्य केंद्र है वो अवध है। इसे कोसली नाम से भी जाना जाता है। तुलसी काव्य तथा राम भक्ति काव्य की रचना अवधि में हुई है। मुल्ला दाऊद की चंद्रायण, कुतुबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती, जैसी की पद्मावत, तुलसीदास के रामचरितमानस जैसी रचनाएं इसी भाषा में हुई है। अवधि में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है। भारत के बाहर फिजी में अवधि बोलने वालों की संख्या अधिक है। अवधि की पहली रचना चंद्रायण जो कि मुल्ला दाऊद की 1370 जिसकी रचना है उसे मानी जाती है। रचना का समय 1370 है। आगे बघेली की बात करें। बघेलखंड की बोली बघेली कहलाती है। बघेलखंड के बघेल राजाओं का राज्य था, जिनकी राजधानी रीवा थी, अतः इसका केंद्र रीवा है। इसके अतिरिक्त यह जबलपुर, मांडला, हमीरपुर, मिर्जापुर, बांदा, दमोह, नागौर, सतना जैसी जगहों पर बोली जाती है। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के एक क्षेत्रीय रूप से है। बघेली के बारे में कुछ खास ऐसा है नहीं। छत्तीसगढ़ी के बारे में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। इसके क्षेत्र सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ जैसे जगह हैं। इस बोली में साहित्य ना के बराबर है। इसमें शब्दों के महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति है, जैसे जन को झन कर देना। तो ये महाप्राण अगर आपने अल्पप्राण पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा, ज का झ में परिवर्तन महाप्राणीकरण होता है। तो इसमें जो पूर्वी हिंदी है, इसमें अगर साहित्य की दृष्टि से देखो तो अवधि ज़्यादा महत्वपूर्ण रही क्योंकि है तो ये सब बोलियाँ ये एक क्षेत्र विशेष में रहेंगी, चूँकि अवधि में बहुत ज़्यादा रचना हुई है इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान की। तो राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुई है। राजस्थानी हिंदी में जो प्रमुख है वो है चार उसकी संख्या है। पहले इसको बहुत अच्छे से इसको डिटेल में इसलिए जाना जाएगा क्योंकि इसको पूछा जाता है कि राजस्थान की किस जगह पर मतलब कि किस हिस्से में बोली जाती है, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिम ऐसे करके पूछे जाते हैं। तो मारवाड़ी, राजस्थान के मारवाड़ की क्षेत्र की बोली मारवाड़ी है। यह पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। इसके क्षेत्र जो है जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर आदि हैं।
किंतु शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर एवं उसके आसपास बोली में बोली जाती है। जो महत्वपूर्ण है, मारवाड़ी भाषा का प्राचीनतम नाम मरु भाषा है। मारवाड़ी क्षमा कीजिएगा, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी की प्रमुख साहित्यिक भाषा रही है। मारवाड़ी की लगभग 14 उपबोलियाँ हैं। साहित्यिक मारवाड़ी का शुद्ध रूप जोधपुर और उसके आसपास के भागों व शेखावटी क्षेत्र में मिलता है। मारवाड़ी के करण तथा अपादान कारकों में सु, उ तथा संबंध कारक में मैं, माई आदि कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं जयपुरी, जिसे ढूंढाती भी कहते हैं। तो यह पूर्वी राजस्थान में बोले जाते हैं। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है जयपुर, अजमेर, किशनगढ़। जयपुर के शेखावटी को छोड़कर संपूर्ण जयपुर में ढूंढाती या ढूंढाली बोली जाती है। ढूंढाड़ी के साहित्यिक रूप में ब्रज भाषा, गुजराती और मारवाड़ी का प्रभाव परिलक्षित होता है। ढूंढाती में गद्य और पद्य दोनों रूपों में साहित्य की रचना की गई है। उत्तरी राजस्थान में मेवाती भाषा चलता था। तो राजस्थान में जहाँ मेओ जाति का निवास स्थल था, उस क्षेत्र को मेवात तथा वहाँ की बोली को मेवाती कहा गया है। अलवर भरतपुर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तथा गुड़गांव क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है। चरणदास की शिष्या दयाबाई व सहजाबाई ने अधिकांशतः मेवाती में ही साहित्यिक रचनाएं की हैं। प्रायः इसमें साहित्य का अभाव देखने को मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चरणदास जी की शिष्या दयाबाई और सहजाबाई ने इसी में अपनी रचना की है। और इसकी एक मिश्रित बोली अहिरावटी है, जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। अब बात करते हैं मालवी की। यह दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। मध्य देश का वह क्षेत्र, मतलब मध्य देश नहीं, यहाँ पर प्रदेश होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान से जुड़ा है, मालवा कहा जाता है। इसमें रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, नीमच, इंदौर, चित्तौड़ का पूर्वी क्षेत्र, प्रतापगढ़, उज्जैन आदि प्रदेश आते हैं। इन क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा मालवी कहलाती है। मालवी में साहित्य का अभाव रहा है। आगे बिहारी हिंदी। बिहारी की उत्पत्ति मागधी अपराकृत से हुई है। इसकी प्रमुख जो बोलियाँ हैं वो 3 बोलियाँ हैं, मगही, भोजपुरी, मैथिली। इसमें भोजपुरी और मैथिली बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भोजपुरी की बात करते हैं तो बिहार राज्य के आरा जिले के एक गांव भोजपुर के नाम पर इस भाषा का नाम भोजपुरी पड़ा है। भोजपुर क्षेत्र को राजा भोज ने बसाया था। भोजपुरी ऐसी बोली है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल, फिजी, मॉरिशस आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली जैसी जगहों पे बोली जाती है। भोजपुरी पर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके सभी जगहों को भी आपको याद रखना होगा। भोजपुरी भारत की सर्वाधिक बोले जाने वाली बोलियों में से एक है। संत कवि कबीर, धरनीदास आदि पर भोजपुरी भाषा का प्रभाव रहा है। रामनाथ पांडे भोजपुरी के प्रमुख साहित्यकार है। भोजपुरी में स्त्रीलिंग संज्ञा इकारांत में बोली जाती है, जैसे बहिनी, आगी आदि। भोजपुरी में र का लोप हो जाता है, जैसे कि लरिका, लइका। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सर्वाधिक है, इसलिए भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है। भारत का अतिरिक्त सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद में इस बोली का प्रसार है। भोजपुरी में लिखित साहित्य अत्यंत कम है। इसके रचनाकार भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर तथा भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। भिखारी ठाकुर के अतिरिक्त महेंद्र मिश्रा हैं, इस बोली के मुख्य साहित्यकार हैं। इन्हें पूर्वी गीतों का जनक, पूर्वी गीतों का सम्राट कहा जाता है। किसे? महेंद्र मिश्रा को। इनकी रचना अपूर्व रामायण भोजपुरी का प्रथम महाकाव्य है, इसलिए इन्हें भोजपुरी का प्रथम महाकवि भी माना जाता है। इसकी अन्य महत्वपूर्ण रचना है महेंद्र मंजरी कजरी संग्रह। इससे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इतने महत्वपूर्ण है। भिखारी ठाकुर तक आप थोड़ा नोट कर सकते हैं, बाकी जो एमए कर रहे हैं भोजपुरी से उनके लिए इम्पोर्टेंट है। भोजपुरी बोली हिंदी भाषा की वह बोली है जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रीय हिंदी फिल्म बनती है। ये
पूछा जाता है प्रश्न कि सर्वाधिक ऐसी कौन सी बोली है जिसमें वहाँ की फिल्म वगैरह रची जाती है, तो वह भोजपुरी। इन सभी में से केवल वही एक बस ऐसी बोली है। बात करते हैं मैथिली की। मैथिली मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित हुई है। इसकी लिपि तिरहुता व देवनागरी है। इसका मुख्य केंद्र मिथिला है। ये 8वीं अनुसूची में हिंदी क्षेत्र की बोलियों में से एकमात्र बोली है। तो ये बात बहुत भी है, में नोट कीजिएगा कि अब तक आपने 18 बोलियों का जिक्र किया है। 18 बोलियों में केवल एक मैथिली ही है जिसे 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त यह दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर और इसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। मगही तथा मैथिली लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत संपन्न भाषा है। मैथिली में साहित्य रचना प्राचीन काल से होती है। यह विद्यापति की पदावली, तो विद्यापति पदावली ने मैथिली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त नागार्जुन, गोविंददास, रंजीत लाल, बहुत सारे रचनाकार हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड राज्य में मैथिली को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। नागार्जुन को उनके मैथिली काव्य का संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद मगही, तो मगही क्षेत्र की मगध क्षेत्र की बोली मगही कही जाती है। इसके अंतर्गत गया, पटना, भागलपुर, हजारीबाग आदि क्षेत्र आते हैं। भोजपुरी और मगही में अधिक समानताएं देखने को मिलती है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके लिए भोजपुरी है और मैथिली है। आगे बात करते हैं पहाड़ी हिंदी की। तो पहाड़ी हिंदी, जज केसर ने पहाड़ी हिंदी को मध्य पहाड़ी कहा है। पहाड़ी हिंदी का विकास खस प्रकृति से हुआ है। पहाड़ी हिंदी की जो मुख्य बोलियाँ हैं, प्रमुख बोली, वो गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। तो कुछ इसमें विवादित है, जैसे कि कुछ लोग पहाड़ी में दो ही मानते हैं। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत हिंदी की जो बोलियाँ उसमें पश्चिम पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी को करते हैं। तो कुछ जैसे कि गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी हो गया। तो कुछ लोग जो नेपाली है अब उसको शायद नहीं मानते, इसलिए अब आपको पढ़ने में भी 17 बोलियाँ मिलेगी। पहले आपको 18 पढ़नी होती थी। तो कुछ आलोचकों ने, जो नए आजकल पुस्तक आए हैं, तो उसमें उन्होंने 17 ही किया है। तो खैर आपके लिए दोनों महत्वपूर्ण की, आप दोनों को देख लीजिए क्योंकि प्रश्न आते रहते हैं नेपाली से भी। तो गढ़वाली की बात करते हैं। यह बोली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की बोली है। इसके अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली जिले शामिल हैं। इस बोली पर पंजाबी, ब्रज व राजस्थानी तथा कुछ सीमा तक वैशाली का प्रभाव रहा है। गढ़वाली में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया है। आगे बात करते हैं कुमाऊनी की। तो कुमाऊं का पुराना नाम कुर्मांचल था। इसके अंतर्गत नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व रानीखेत जिले शामिल है। यह भाषा बोली जाती है। कुमाऊनी की अपनी 12 उपबोलियाँ हैं, जिनमें खस प्रमुख उपबोली है। ये आपको याद रखना चाहिए। फिर नेपाली, तो यह बोली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंपा, जौनसा और सिरमौर क्षेत्र में बोली जाती है। देखिए, एक कारण ये है इसके कम होने का कि जैसे कि इसको 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। तो मध्यवर्ती पहाड़ी में ही गढ़वाली और कुमाऊनी को एक साथ कर दिया गया है। और दोनों को मतलब कि एक जगह एक कर दिया गया है, और पश्चिमी पहाड़ी में उसको कर दिया गया है, जो उसके क्षेत्र नेपाली को किया गया है। तो आप सभी को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये स्थान से पूछता है, अब बहुत सवाल इससे आते हैं, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब चूँकि इन सबों से क्षेत्र विशेष से पूछा जाता है कि किन किन क्षेत्र में बोली जाती है, तो उसके लिए मैं स्लाइड दे दूँगी, आप सभी देखकर याद कर लीजिएगा कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ कि किनका याद रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो खड़ी बोली का याद रखिएगा, ब्रज भाषा का याद रखिएगा, हरियाणवी का याद रखिएगा, और पूर्वी हिंदी में से अवधी का याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ से पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ से एग्जैक्ट उससे इंडिविजुअल नहीं पूछा जाता है, बल्कि उसको किसी और में ऐड करके पूछा जाता है कि ये उसमें डाल देगा। अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान से कोई खास प्रश्न नहीं आते हैं, थोड़ा सा आप मारवाड़ी देख सकते हैं। और पहाड़ी में देखिएगा तो पहाड़ी में आपको नेपाली देखना होगा। बिहारी में भोजपुरी से आपको ज़्यादातर याद करना पड़ेगा। कुछ मैथिली से भी पूछा जाता है, पर भोजपुरी केंद्र में रहता है। तो इन सबों के क्षेत्र को आपको याद करके रखना होता है। तो अब आगे जो देखा जाएगा वो होगा कि राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। तो आखिर ये भाषा से कैसे राजभाषा तक का सफ़र किया हिंदी ने, उसे थोड़ा सा जानते हैं। तो जिस भाषा में शासन का काम का संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अशोक के समय में राजभाषा पाली थी। तो
राजस्थान में 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य पुरालेखों से पता चलता है कि उस समय हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा थी। मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा थी। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से फारसी राजभाषा घोषित की गई। यहाँ से एक बहुत वीवीआई प्रश्न आता है, आप इसे नोट कीजिएगा कि अकबर जब राजा बने तब जब तक उसके मतलब कि यहाँ पर राज्य के रूप में क्या होता है, उसका राज्याभिषेक होता है, उस समय तक हिंदी वहाँ की राजभाषा थी। लेकिन उनके नवरत्न जो में से एक टोडरमल थे, उनके अनुग्रह पे फारसी को राजभाषा बनाया गया। पूछा ये जाता है कि उनके राज्याभिषेक तक कौन भाषा थी राजभाषा, तो याद रखिएगा हिंदी। ये बहुत प्रश्न आते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। तो आगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 ईस्वी फारसी को राजभाषा बनाया। 1833 तक जब आपने इतिहास पढ़ा होगा, वहाँ पे लॉर्ड बैटिक 1833 में ही भारत के पहले जनरल गवर्नर बनते हैं उस समय में। तो ब्रिटिश शासन में लॉर्ड मैकाले के प्रयासों से अंग्रेजी राजभाषा के पद पर सुशोभित हुई। फारसी से हटकर अभी अंग्रेजी राजभाषा हुई। राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ ही हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने की अत्यधिक मांग उठी। हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। अगर आपने ये भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो बंगाल केंद्र था। स्वतंत्रता संग्राम के समय में बंगाल ही मुख्य केंद्र था। तो सारा जो भी आंदोलन होता था जिस चीज़ के लिए, बंगाल से ही होता था। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया। पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयासों से वर्ष 1901 में संयुक्त प्रांत की कचहरी की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू भाषा के समान अधिकार मिला। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। एक जो मैं बोल रही हूँ सभी वीवीआई में नोट करना है आपको। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपित देवनागरी है। संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है। 344(1) में 344(1) के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन का आदेश जारी किया। संविधान के अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार राजभाषा आयोग की सिफारिशों के जांच के लिए 30 सदस्यों की एक समिति गठन की गई, जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। ये सब वीवीआई में नोट कीजिएगा। आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई थी। संविधान का अनुच्छेद 345 राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में किसी एक या अनेक या हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए अंगीकृत करने से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की भाषा वही होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या को किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध लिखित है। कुछ उपबंधों की चर्चा भी की जाएगी आगे। उल्लिखित है। संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालय में और अधिनियम विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 350 में शिकायतों को दूर करने के लिए अभिवादन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। संविधान के 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की तथा अनुच्छेद 350 ख में अल्पसंख्यक वर्ग का उल्लेख है। संविधान की अष्टम सूची अनुच्छेद 344(1) और 51 में 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। तो इससे आपको क्या पता चलता है, पूरे संविधान में 343 से लेकर 51 तक राजभाषा का मतलब कि जिक्र है, राजभाषा के बारे में जिक्र है। जो आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद रखना है वो होगा 343, तो आपको यही याद रहेगा। 44 याद कर लीजिएगा, 48 याद कर लीजिएगा, 51 याद कर लीजिएगा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि 48 में जो है उच्च न्यायालय वाला बात आता है उसके संबंध में, और ये सब आपको याद होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य
हिंदी या अंग्रेजी में होगा। अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी या अंग्रेजी में होगा। अब आगे बात करते हैं 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं की। तो उसमें 22 पहले जो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में भाषा थी वो 14 ही थी। तो कौन कौन सी थी पहले वो देखिए। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब आगे और कैसे भाषाएं ऐड हुई। 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1967 में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया। तो सिंधी भाषा शामिल करने पर कितने होते हैं, टोटल 15 होते हैं। काउंट करते हुए आगे बढ़िएगा। फिर 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली, तो कोंकणी 16वां, मणिपुरी 17वां, नेपाली 18वां बोली है। तो इस सबको याद रखिएगा इसलिए क्योंकि क्रम से पूछा जाता है कि कौन सी कितने नंबर की बोली है। पूछा जाता है कि 17वीं बोली कौन सी, 18वीं बोली कौन सी, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि 16वीं 17वीं। 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 2003 में 19वां जो बोली डोगरी, मैथिली 19 बोडो, डोगरी 20, मैथिली 21 तथा संथाली 22, टोटल 22 भाषाओं सम्मिलित की गई। क्षमा कीजिएगा कहीं कहीं मेरे मुँह से बोली निकल जा रही है, पर वो भाषा है मेरे मुझसे थोड़ी बहुत त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। थोड़े बहुत आपको ये दिक्कत होगी याद करने में, पर 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो याद हो जाएगा। और ये ज़रूर याद रखिएगा कि 15वीं बोली कौन सी है, 16वीं 14 तक तो आपको याद रहेगी। 15वीं सिंधी। अगर आपने भारतीय इतिहास पढ़ा है स्वतंत्रता संग्राम से लेकर उस दौर तक, तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी भाषाएं जब ऐड की जाती हैं भाषा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ राजनीतिक या भारतीय परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती है, जिसके वजह से संशोधन होता है। तो 1967 में जब आप पढ़िएगा तो वैसे परिस्थितियाँ उस समय चल रही थी, जिसके वजह से ये सब हुआ था। तो राजभाषा अधिनियम 1976 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1976 में जैसे भारतीय परिस्थिति में इंदिरा गांधी का सरकार था, बहुत समय उस समय उथल पुथल चल रहा था और आपातकाल उसी समय लागू हुआ था। बहुत सारे उस समय संविधान में बदलाव किए गए थे अचानक से। तो कुछ आगे चलकर मोरारजी देसाई की सरकार में रद्द भी हुए थे, कुछ उसी को रहने दिए गए थे। तो इतिहास पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत आप उससे लिंक करके अच्छे से याद कीजिएगा। तो थोड़ा उससे जो महत्वपूर्ण है राजभाषा अधिनियम 1976 से, तो उससे ध्यान दीजिएगा कि भारत के राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया। क वर्ग, जिसमें इसको किस लिए बताया जा रहा है, इसके लिए कि इस अधिनियम के द्वारा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए थे। जैसे कि भारत के राज्यों को 3 वर्गों में बांटा। क वर्ग के क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणवी एवं दिल्ली, ये सभी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। ख वर्ग के क्षेत्र पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्र, केंद्र शासित चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार। ग वर्ग में के क्षेत्र में शेष सभी राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र जितने बचते हैं सब शामिल हो जाएंगे। केंद्रीय कार्यालयों से क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। ख श्रेणी के राज्यों से पत्र व्यवहार हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है। केंद्रीय कार्यालयों में प्रेषित हिंदी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी पत्र रजिस्टर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे। कोई भी व्यक्ति आवेदन या अपील हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। यदि आवेदन अपील हिंदी में हो या उस पर हस्ताक्षर हिंदी में है, तब उसका उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। जहाँ 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हैं, वहाँ टिप्पणी प्रारूप इत्यादि हिंदी में ही किया जाएगा। तो ये जो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये पूछा जाता है कि क वर्ग के क्षेत्र क वर्ग में जो है वो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से स्टेट आते हैं, जो भी संघ शासित क्षेत्र है। और ख वर्ग में ग वर्ग में इससे बहुत प्रश्न आते हैं, तो ये आपको याद रखना। ग तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें तो शेष जो बचते हैं। और क वर्ग याद कीजिएगा, कैसे याद कीजिएगा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश और एचपी, यूपी एमपी एचपी एक जगह कीजिएगा। उसके बाद राजस्थान बिहार हरियाणा एक जगह कीजिएगा, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ख वर्ग में तो बहुत आसान है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ये इसको तो एक ही बार में याद हो जाएगा। और केंद्र शासित में चंडीगढ़ आता है, अंडमान निकोबार
बस ये दो आपको याद हो जाएंगे तो मत। तो आज के लिए इतना ही। जितना भी हो चुका है, चाहे राजभाषा अधिनियम से हो, चाहे 1976, चाहे संविधान में उसके स्थान को लेकर या फिर 22 भाषाओं को लेकर, जो भी मैंने बताया एक बार उसको बता दे रही हूँ कि किस किस चीज़ का जिक्र हुआ है। सभी 18 बोलियों की जिक्र हुई है, सभी भाषाओं का जिक्र हुआ है, उसके भौगोलिक विस्तार का जिक्र हुआ है। प्राचीन काल में जितने भारतीय भाषाएं थे सभी को एक बार में जिक्र किया गया। मतलब ये देखने के बाद आपको कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं, इसी को 2-3 बार सुनिए, आपको हिंदी भाषा को और विकास लिखने के लिए कहीं भी अब इस पे अब एक अच्छे से निबंध लिखने के लिए भी तैयार हो जाएंगे अगर आप इसे अच्छे से नोट्स बनाएंगे इससे, या 2-3 बार सुनेंगे तो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।